हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी का है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट कैसे लीड करता है एक्सट्रीमिज़म को, और इनके बीच में क्या लिंकेजेस हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किस मनी को लॉन्डर करते हैं हम। तो जो मनी होता है वो ब्लैक मनी होता है। लेकिन अगर कोई लीगल मनी है उसको आप लॉन्डर क्यों करेंगे? इलीगल मनी होगा उसी को करेंगे। तो ब्लैक मनी की डेफिनेशन क्या है? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मनी ऑन विच टैक्सेस हैव नॉट बीन पेड। अगर कोई ऐसा इनकम है आपके पास या ऐसे कोई पैसे हैं जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया नहीं है गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, तो वो होगा ब्लैक मनी। illegitimate sources of money are proceeds of crime. illegitimate money क्या होता है? विच इज़ proceeds of crime. आपने गलत काम करके वो पैसा कमाया है। एग्जाम्पल, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन। ठीक है, ये सब काम आते हैं और इनसे अगर आपकी जो कमाई होती है उसको बोलते हैं हम ब्लैक मनी। ठीक है, फिर आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जो ब्लैक मनी है उसमें से ब्लैक हटा दो तो बचा क्या? मनी। और ये जो प्रोसेस होता है ये काम करने का, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इन जनरल इट रिफर्स टू द क्लीनिंग अप ऑफ इलीगली अर्न मनी। उसको क्लीन किया एंड प्रोजेक्टिंग इट टू बी अर्न थ्रू लीगल सोर्सेज, और उसको ऐसे दिखाना गवर्नमेंट को कि हमने इसको लीगल तरीके से ही कमाया है, किसी को किडनैप करके, कोई ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करके, आर्म्स ट्रैफिकिंग करके नहीं कमाया। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेवरल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इज़ टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उनका मेजर मोटिव क्या होता है? कि उनको प्रॉफिट्स जनरेट करने होते हैं, कि पैसे कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्गाइजिंग द इलीगल ओरिजिन ऑफ सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी इलीगल काम किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग लेते हैं, कि किसी किडनैपिंग की किसी ने, लाइक एक पर्सन है एक्स, उसने एक किडनैपिंग की। अब उस किडनैपिंग के उसको कुछ पैसे मिले, उन पैसों को इस तरीके से दिखाना कि ये लीगली अर्नड है, ताकि वो जो किडनैपिंग है वो छिप जाए, कि पता ना चले कि किडनैपिंग हुई है कोई। द प्रोसेस ऑफ डिस्गाइजिंग द इलीगल ओरिजिन ऑफ सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि ये पैसा इस किडनैपिंग से आया है, ये छिपाना है और ऐसे बताना है कि ये हमने कोई बिजनेस किया, उसके अंदर हमारे पास ये पैसा आया। इट इज़ ऑफन यूज बाई पीपल हु आर इन्वॉल्व इन क्राइम्स सच एज आर्म्स एंड नार्को ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन एट्सेट्रा। जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं और ब्लैक मनी को लॉन्डर करते हैं वाइट मनी में। इसका अगर परफेक्ट एग्जांपल लेना है, आपने ओजार्क एक सीरीज़ है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझा है मनी लॉन्ड्रिंग का। मूवीज़ काम में आती हैं कभी कभी। तो नाम क्या है? ओजार्क। इसके अंदर आपको पूरा कंसेप्ट होता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। एक और है, ठीक है, ये दोनों मूवीज़ हैं, मूवीज़ नहीं बेसिकली वेब सीरीज़ हैं, काफ़ी लंबी है, अराउंड 50 आवर्स आपको लग जाएंगे एक को देखने में। 50 आवर्स का वॉच रन टाइम है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको समझना है कंसेप्ट इन डेप्थ तो आप ये देख सकते हैं, बट देख लिया, आपकी मर्जी। तो ओजार्क और ब्रेकिंग बैड, इनके अंदर बताया पूरा कंसेप्ट। और जो भी लाइक आपने मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स जो हैं उनके ऊपर कई बार कुछ सीरीज़ बनती हैं, उनके बारे में देखेंगे आप, तो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग अच्छे से बताएंगे, बिकॉज उनको वो मनी लॉन्ड्र करना पड़ता है ताकि वो उसको लीगली यूज़ कर पाएँ। कि लाइक आप इलीगल मनी से कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट पकड़ लेगी आपको कि ये पैसा कहाँ से आया, जो और जेल में डालेगी। ठीक है, द टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस एक्टिविटी आर, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टू हाइड द सोर्स ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम,
वो सोर्स छिपाना कि ये किडनैपिंग से आया तो वो एलिमिनेट करना वहाँ से, और टू इन्जॉय द मनी अर्न थ्रू इलीगल सोर्सेज, कि चलिए आपने कुछ किया, कोई इलीगल काम किया, उससे आपके पास पैसे आए, लेकिन फाइनल मोटिव क्या होता है पैसे का, कि आप उसको इन्जॉय तो कर पाए ना। तो उस इन्जॉय करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप उस मनी को लॉन्डर करें। अब लॉन्ड्रिंग करने में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बेसिक वैसे आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हवाला ट्रांजैक्शन। हवाला के अंदर क्या होता है, हवाला या फिर इसको हुंडी भी बोलते हैं, हुंडी सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। इन अरेबिक हवाला मीन्स ट्रस्ट, अरेबिक वर्ड है ये हवाला, इसका मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है। इट इज़ इसेंशियली एन इनफॉर्मल रेमिटांस सिस्टम। रेमिटांस क्या होते हैं कि कोई मान लीजिए मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, मान लीजिए यूएई में आप कोई फैमिली मेम्बर है वो काम करते हैं, वो आपको पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो वो जो पैसा आया है वो होगा रेमिटांसेस दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने यूएई से जो रेमिटांसेस रिसीव किए हैं वो हैं ये, ठीक है। तो वैसे ही जो हवाला सिस्टम है वो इनफॉर्मल रेमिटांस सिस्टम है। लाइक ये तो फॉर्मल चैनल हो गया जो आपने सेंड किया कि बैंक में आपने जमा कराया, फिर वहाँ से हमने निकाला, लेकिन अगर इसको इनफॉर्मल तरीके से करें तो ये हवाला सिस्टम होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, चलिए पहले ये कर लेते हैं फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। बिकॉज द ओरिजिनल रेमिटांस सिस्टम इज़ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप लाइक बैंक, transfer of money from one place to another without any physical movement or digital technology. This is something informal in nature. It operates completely based on trust. ठीक है। चलिए यहीं पे बता देते हैं हवाला सिस्टम काम कैसे करता है। मान लीजिए आप, ये पर्सन है ए, ये है बी, ये रहता है दिल्ली में और ये रहता है मुंबई, ठीक है, दिल्ली और मुंबई। ये आप हो मान लीजिए और ये आपका दोस्त है। आपके दोस्त को कुछ पैसों की ज़रूरत है, या फिर कैसे समझाएं इसको, तो देखिए ऐसे समझाते हैं इसको कि आप दिल्ली में काम करते हो और आपकी फैमिली जो है वो मुंबई में रहती है, यहाँ पे है फैमिली, ठीक है। आपका एक दोस्त है आपके साथ, दोस्त का नाम लेते हैं, क्या लें, ए बी ले लिया, एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दोस्त रहता है, ही इज़ योर फ्रेंड, और ये आपके दोस्त की फैमिली है, ठीक है। ये आपकी फैमिली, ए तो आप हो और बी आपकी फैमिली, एक्स आपके दोस्त की फैमिली और वाई आपका दोस्त है। तो क्या होगा कि आपको अपनी फैमिली के पास पैसे पहुंचाने हैं। आज के टाइम पे तो यूपीआई कर सकते हैं, लेकिन पहले जो चलता था वो ये था कि आप कैसे पहुंचाएंगे अपनी फैमिली के पास पैसे, अगर आपको इंस्टेंटली पहुंचाने हैं। आप अपने दोस्त को बोलेंगे, आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं यहाँ पर दिल्ली में तुम्हारी फैमिली को 50,000 रुपीज़ दे दूँगा और तुम मेरे घर पे जाके 50,000 कैश दे आना, ठीक है। तो ये सिस्टम ईजी है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को दे दिए 50,000 और तुम जाके मेरी फैमिली को दे आना। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि लाइक कन्वीनियंस के लिए होता है कई बार कि आपने अपने दोस्तों के साथ भी किया होगा कि भाई मुझे 1,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे ऑनलाइन दे दे, मैं तेरे को कैश दे देता हूँ। ये भी हवाला सिस्टम हो गया एक तरीके से कि आपने मीडियम चेंज किया ना पूरा, कि आपने एक फॉर्म में यहाँ पर दिया और दूसरे फॉर्म में यहाँ से पैसा लिया, ठीक है। तो इसके पास कोई नुकसान नहीं हुआ और इनका जो मनी था वो ट्रांसफ़र हो गया। तो वैसे ही हवाला सिस्टम काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये कम्प्लीटली ट्रस्ट के ऊपर है और लाइक इसलिए हवाला इलीगल भी नहीं है। हवाला सिस्टम इलीगल नहीं है, इन जनरल इलीगल नहीं होता हवाला, ये ध्यान रखना। लाइक हवाला का नाम सुनते ही लगे कि इलीगल मनी है, नहीं। बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल, वाई डू वी नीड टू स्टडी हवाला। अब क्यों पढ़ना पड़ रहा है
इम्पोर्टेंट टूल टू कैरी आउट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो हवाला है। इलीगली अर्न मनी कैन ईजिली बी एंटर्ड इनटू द लीगल सिस्टम बाय यूजिंग हवाला। जो इलीगल मनी है उसको आप लीगल बना सकते हो। इवन टेरर ग्रुप्स यूटिलाइज दिस सिस्टम। तो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आती है। लाइक टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं वो क्या करते हैं, उनको अगर इंडिया में पैसे चाहिए तो वो हवाला रूट के थ्रू सेंड करते हैं। ठीक है, फंडिंग इन इंडिया वाई द हवाला रूट, टेरर फंडिंग होती है हवाला के थ्रू। बट कीप इन माइंड हवाला इज़ नॉट ऑलवेज इलीगल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हवाला इलीगल नहीं है, इसका गलत तरीके से यूज़ होता है वो अलग बात है। लाइक द ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेसेस दैट एग्जिस्ट इन दिल्ली में कुछ बिजनेसेस हैं, there may be distributors, wholesalers and retailers, and lot of time these transaction takes place through the हवाला रूट, और ये हवाला रूट के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइक गुजरात में जो डायमंड मर्चेंट्स हैं उनका हवाला के थ्रू ट्रांजेक्शन चलते हैं। तो हवाला इलीगल नहीं है, ये ध्यान रखना। आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार क्या रहता है कि एक नोट रहता है, उस नोट को फाड़ दिया जाता है बीच में से, आधा नोट एक पार्टी को दिया जाता है, आधा दूसरी पार्टी को दिया जाता है। फिर आप आधा नोट लेकर जाएंगे कहीं पे और फिर उसको लाइक जमा करवाएंगे, तो वो मैच करेंगे नोट को, और फिर अगर मैच हो गया तो फिर आपको वहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में, वो हवाला सिस्टम है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हमने देख लिया, यही देखा था हमने। ठीक है, नॉट ऑल ट्रांजेक्शन may be called illegal, rather only those that are related to money laundering are held to be illegal according to the Indian laws। और इंडियन लॉज कौन से हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को डील करते हैं? PMLA और FEMA। ठीक है, PMLA और FEMA जो है वो हम आगे देखेंगे। इट इज़ व्हेन इंटेंशनली ट्राइंग टू इवेड द अथॉरिटीज़। जब कोई इंटेंशनली अथॉरिटीज़ से छिपकर ट्रांजेक्शन करना चाहता है तब वो फेमा या फिर PMLA के अंडर आता है। अब आगे देखते हैं, द रीज़न फॉर हवाला ट्रांजेक्शन इन साउथ एशिया। मेन रीज़न क्या है? द हवाला इज़ बीन यूज्ड एज अ टूल फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए, हवाला जो है वो आप यूज़ करते हैं मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके जो मेन रीजंस हैं कि आप क्यों यूज़ करते हैं हवाला को, सबसे पहले तो इसमें अनोनिमिटी है। लाइक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, आपकी पूरी डिटेल्स ली जाती हैं। अगर आपको किसी को सेंड करना है पैसा तो आपको प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए, सामने वाले का अकाउंट होना चाहिए, तभी उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। हवाला में क्या होता है, एनोनिमिटी, पता ही नहीं चलता किसने दिया और किसको मिले। लाइक जो क्रिप्टो में है वैसे ही हवाला में होगा। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लो होंगी। लाइक फॉर्मल सिस्टम में चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेस पेपर वर्क, ऊपर क्या डिस्कस किया था हमने कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट है, तो पेपर वर्क तो होगा ही नहीं, ट्रस्ट के ऊपर, भरोसे के ऊपर चलता है पूरा काम। लैक ऑफ स्क्रूटनी फ्रॉम द अथॉरिटीज़, कोई भी अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, वरना क्या होता है कि इनकम टैक्स फाइल करना होता है, कुछ भी आपको टैक्स रिलेटेड काम करना होता है, फिर आपको सारे ट्रांजैक्शन की जो रीजंस हैं, डिटेल्स हैं, वो देनी पड़ती हैं। तो उससे बचने के लिए लोग हवाला का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का? हाँ, इस टॉपिक के लिए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है, इसके लिए ही मैंने ऊपर वो जो वेब सीरीज़ थी वो सजेस्ट की थी। ठीक है, देखना चाहें देख सकते हैं, बट वही है, आपकी मर्ज़ी। प्लेसमेंट, जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है उसके अंदर 3 मेन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब आपने वो पैसा, अपने इलीगल कमाई आपके पास थी, आपने मान लीजिए किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के थ्रू वो पैसा कमाया। अब क्या किया आपने, उस पैसे को जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर प्लेस किया, कि उसके अंदर लगाया जाए। लाइक आपने स्टॉक्स खरीद लिया, आपने ज़मीन खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, कुछ भी किया आपने, बॉन्ड्स खरीद लिए। फिर आप करते हैं उसकी लेयरिंग, कि ट्रांजैक्शन इतने घुमा दो कि अगर कोई रिवर्स क्रॉस चेक करे कि इससे पहले आपने इस चीज़ से क्या खरीदा था इस पैसे से,
उससे पहले क्या खरीदा, उससे पहले क्या खरीदा। तो लाइक वो लेयर इतनी बड़ी बना दो, कंटिन्यू एक के ऊपर एक लेयर बना दो कि आप नीचे तक पहुंच ही नहीं पाए। लाइक टॉर ब्राउज़र पता है आपको, द अनियन राउटर, उसके अंदर क्या होता है, अनियन की तरह लेयर्स होती हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। आप सारी लेयर्स को पार नहीं कर पाओगे, कोई भी अथॉरिटीज़ नहीं कर पाती। तो आप जितनी ज़्यादा लेयर चढ़ाओगे उतनी ही सिक्योरिटी बढ़ जाएगी उस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो फिर लेयरिंग आता है और लास्ट में इंटीग्रेशन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या है। प्लेसमेंट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली स्टेज है प्लेसमेंट। उसमें क्या होता है, प्लेस करते हैं हम उस मनी को, कहाँ पर, लीगल सिस्टम में। इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स ऑल्सो द रिस्कीएस्ट। इट रेफर्स टू प्लेसिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और डर्टी मनी इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। ठीक है, इसके लिए कई टूल्स यूज़ किए जाते हैं। स्मर्फिंग, स्ट्रक्चरिंग डिपॉजिट्स, which refers to breaking up the large amounts of cash in less obvious smaller sums that are then deposited directly into the different bank accounts। हमने क्या किया इसमें कि आपके पास ये बहुत सारे पैसे थे, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हैं आपके पास। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने 10,000 अकाउंट्स खोले। 100 करोड़ को आप 10,000 में डिवाइड करेंगे, कितने हुए, 1,00,000, 1,00,000 पर अकाउंट। आपने 10,000 अकाउंट्स में 1-1 लाख रुपए जमा करवा दिए। ठीक है, तो ये छोटा ट्रांजैक्शन हो गया। कितना होगा ये, $1,000 के आसपास, $1,000 का ट्रांजैक्शन है। कोई सिक्योरिटी एजेंसी इतने छोटे ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं करती। ठीक है, जो एजेंसीज होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग को डील करती हैं, वो इन ट्रांजैक्शन को, इतने छोटे ट्रांजैक्शन को नोटिस नहीं करती कई बार। तो उससे क्या होता है कि ये पैसे छिपते हैं। लाइक अगर आप डायरेक्टली 100 करोड़ आप अगर सेंड करेंगे किसी अकाउंट में, तो चौकन्ना हो जाती हैं एजेंसीज कि इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ से आया ये पैसा। लेकिन 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, ये तो नॉर्मली होते रहते हैं। तो लेकिन 10,000 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया आपने, फिर यहाँ से आपने कहीं और ट्रांसफ़र किए हैं, फिर आगे जाके कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए, फिर उनको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। तो ये होता है स्मर्फिंग, कि बड़े अमाउंट को आप छोटे छोटे अकाउंट्स में तोड़ रहे हैं, अमाउंट्स में तोड़ रहे हैं। बाय परचेज ऑफ अ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द बैंक ड्राफ्ट दैट मे बी कलेक्टेड और डिपॉजिटेड इनटू वन और मोर अकाउंट्स और डिफरेंट लोकेशंस। आपने अलग अलग बैंक में अकाउंट्स खोले हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में खोले हैं, और फिर उसको आप एक तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हो या स्मर्फिंग कर रहे हो। ठीक है, बाइंग लग्जरी एसेट्स लाइक गोल्ड, जेम्स, वॉचेस, रियल स्टेट। लाइक वॉचेस कितनी महंगी आती हैं, लाइक गोल्ड से ज़्यादा रेट की वॉचेस आती हैं। तो गोल्ड, जेम्स, वॉचेस एंड रियल स्टेट, इनके अंदर आप परचेज कर सकते हो चीज़ें। एक्सचेंजिंग फंड्स इनटू फॉरेन करेंसी, जो मनी था, आपने एग्जांपल लेते हैं किडनैपिंग। किडनैपिंग के थ्रू आपके पास आए 1 करोड़ रुपए। आपने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए आए हैं ना, रुपए को कन्वर्ट कर लेते हैं डॉलर में, हवाला के थ्रू आपने यूएस भेज दिया। ठीक है, यूएस भेज दिया, केमन आइलैंड्स भेज दिया। केमन आइलैंड्स लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, तो पनामा के अंदर भेज दिए। तो वहाँ पे आपने 1 करोड़ रुपए जो थे वो डॉलर के अंदर चेंज करवा लिए, तो तकरीबन 1,00,000 डॉलर के आसपास हो गए। 1,00,000, 1,000, 1,00,000, 2,000 डॉलर के आसपास हो गए। तो आपने उसको डॉलर में चेंज कर लिया। अब एजेंसीज तो वो रुपए देख रही है ना, कि जिसने भी वो पैसे दिए थे वो रुपए दिए थे, लेकिन आपने डॉलर में चेंज करवा दिया। अब डॉलर को आप भेजते हैं यूरोप में, उसको यूरो में चेंज करवाते हैं, फिर उसको पाउंड में चेंज करवाते हैं, फिर उसको वापस किसी और करेंसी में चेंज करवाते हैं। जैपनीज़ येन में कर लिया, फिर वापस डॉलर में कर लिया। तो अब इतने ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या होता है कि एक कंट्री, कोई भी एजेंसी है, वो एक कंट्री के पास जाएगी कि हमारे यहाँ से आपके पास ये पैसे आए हैं और ये इलीगली अर्न मनी है, या फिर कोई सिक्योरिटी एजेंसी, उनको देखना है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो गए जापान के पास कि ये पैसे कहाँ से कमाए इसने। उन्होंने बोला ये हमारे पास इन्वेस्ट हुए थे यूएसए से। अब फिर ये जाएंगे यूएसए के पास,
कि ये पैसे कहाँ से आए। यूएसए बोलेगा ये आए थे कनाडा से, ये कनाडा के पास जाएंगे। कनाडा बोलेगा ये आए थे मैक्सिको से। अगर ये मैक्सिको के पास गए, मैक्सिको बोलेगा हमारे पास आए थे बहामास से। बहामास बोलेगा पनामा आइलैंड से, पनामा से आए थे। फिर बोलेंगे केमन आइलैंड से, फिर मालदीव से। तो फिर ये क्या होता है कि आपने इतनी लेयर्स बना रखी हैं, पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कि जो भी एजेंसीज़ हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है जो ओरिजिन है वो ट्रेस करने में। और ये तो हमने इतना इजीली डिस्कस कर लिया कि आप यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एजेंसीज इतना ज़्यादा कोऑपरेट भी नहीं करती हैं आपस में। टाइम लगता है। आप एक के पास जाएंगे, उन्होंने 1 महीना लगा दिया, 2 महीने लगा दिए। आप दूसरे के पास गए, उन्होंने 2 साल लगा दिए। तो ऐसे लोग बच जाते हैं इसमें। लेयरिंग की स्टेज, इन दिस स्टेज मनी इज टेकन थ्रू मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स। हमने किए थे अभी ट्रांजेक्शन। इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट द रियल सोर्स ऑफ मनी, कि ये इम्पॉसिबल हो जाए कि आप जो ओरिजिन है वो ढूंढ ही नहीं पाओ इसका। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लॉन्ड्रर इंगेजेस इन सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन टू डिस्टेंस द मनी फ्रॉम इट्स रियल सोर्स, रियल सोर्स से छिपाने के लिए। एट टाइम्स मनी मे बी स्प्रेड थ्रू न्यूमरस अकाउंट्स अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली in those countries that do not cooperate in AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो इकोनॉमी है वो उसी काम से चलती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑपरेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनमें कॉपरेट नहीं करती, अनोनिमिटी रखती हैं। आपने देखा वो स्विस बैंक के बारे में आपने सुना है कि स्विस बैंक में जो भी पैसे हैं हम उनके बारे में पता नहीं कर पा रहे किसके हैं। जो स्विट्ज़रलैंड की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कॉपरेट नहीं कर रही। ठीक है, तो वैसे ही है कि उन कंट्रीज़ में जाएंगे, जैसे केमन आइलैंड्स है, हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कॉपरेट नहीं करती इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। सम ऑफ द टूल्स दैट मे बी यूज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज इंक्लूड, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ मनी, हवाला ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टोज एंड परचेज एंड सेल ऑफ लग्जरी एसेट्स। ठीक है, आगे देखिए। It is the last stage in which launderer reintroduces the money into the legitimate economy. अब हमेशा घुमाते ही थोड़ा ना रहेंगे पैसे को कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, हमें कभी ना कभी तो उसको लीगल इकोनॉमी में लाना पड़ेगा। कि मान लीजिए इंडिया से स्टार्ट हुए तो हमें वापस इंडिया तो लाना ही पड़ेगा ना पैसा, क्योंकि यूज़ तो यहीं पे कर पाएंगे हम। अगर हमें इंडिया में ही रहना है और उसको पैसे को यूज़ करना है तो वापस इंडिया में तो लाना ही पड़ेगा। तो लास्ट स्टेज है जिसमें लॉन्ड्रर जो हैं वो इसको लेजिटिमेट इकोनॉमी के अंदर लेके आते हैं बाय मिक्सिंग इट अप विद द लेजिटिमेटली अर्न मनी। कुछ पैसे आपने लीगली अर्न किए और उसके साथ मिक्स कर दिया इलीगली अर्न। मान लीजिए कोई शॉप है आपकी, ठीक है, यह आपकी शॉप है, यहाँ पे आप डेली 1 लाख रुपए की सेल करते हो, तो आपके पास 1 लाख रुपए आते हैं। आपने उसी पैसे के साथ 50,000 ये वाले पैसे भी रख दिए, जो ब्लैक मनी थी आपकी वो भी इसमें ऐड कर दिए, और जो बिल की रिसिप्ट्स होती हैं कि ये सेल हुआ है तो वो कुछ ऐसी रिसीट्स जनरेट कर दी जो गलत थी। फॉल्स एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स, शेल कंपनीज, या फॉल्स लोन रिसिप्ट्स, एफडीआई रिसिप्ट्स, कि आपने नकली बिल वैसे ही निकाल दिया मशीन से। हाँ, ये भी सेल हुई आज, या आज 20 नहीं 30 मोबाइल सेल हुए हैं, या फिर आज 4 वॉशिंग मशीन बिक गई। एक्चुअली बिकी 2 ही हैं, लेकिन आप जब 4 दिखाएंगे तो 4 का मान लीजिए एक मशीन है 50,000 की, नॉर्मली आपकी बिकी है 2 मशीन, तो 1 लाख रुपए होने चाहिए। आपने दिखा दिया 4 बिक गई और 2 लाख रुपये आपके पास कैश है, फिर आप उसको बैंक में जमा कराएं, लीगल हो गया मनी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। करना मत, इलीगल है ये सारा काम, बट पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज एन इलीगल एक्टिविटी। जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर इलीगल काम कुछ हो रहा है तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स तो होंगे ही ना, सोसाइटी के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, या और भी कई एस्पेक्ट्स में। तो चलिए देखते हैं। जो ऑरेंज में लिखा हुआ है ना वो मेन पॉइंट है, आप एग्ज़ाम में वो लिखिएगा, बाकी का आपके समझने के लिए। इट डिस्टॉर्ट्स पॉलिसी मेकिंग,
difficult to set policy rates, there is no proper estimation of the actual amount of money flowing in the economy. ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत आती है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि एक्चुअल में कितना मनी है मार्केट में, तो प्रॉब्लम तो आएगी. इट मे लीड टू वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट्स एज वेल एज एक्सचेंज रेट्स, सप्लाई डिमांड मिसमैच, इन्फ्लेशन हो सकता है, एडवर्सली इम्पैक्ट द रेपुटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स. अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उनकी जो रेपुटेशन है वो तो गिरेगी ही ना बैंक्स की. इट मे डिस्टॉर्ट द लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इकोनॉमी, मे रिजल्ट इन ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, बिकॉज लाइक ट्रेड डेफिसिट क्यों होगा, क्योंकि लॉन्ड्रर्स जो हैं दे कैन यूज़ द इलीगल मनी टू इम्पोर्ट द आइटम्स और परचेज आइटम्स, इंपॉर्टेंट आइटम्स. सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लिया. एंड्स अप प्रमोटिंग इनइक्वालिटी. अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की और इलीगल मनी को लीगल बना लिया तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, और दूसरी ओर कोई अगर सही काम करके पैसे कमा रहा है उसके पास बहुत कम पैसे रहेंगे, इनइक्वालिटी बढ़ेगी. इनकरेजेस क्रिमिनल एक्टिविटीज़. अब जिसके पास पैसे नहीं हैं, कम हैं, उसको तो लगेगा ना कि इस काम में बहुत सारे पैसे हैं तो यही करते हैं हम भी, तो इट इनकरेजेस क्रिमिनल एक्टिविटीज़, दूसरे लोगों को प्रमोट करेगा. प्रमोट्स क्राइम, टेररिस्ट ग्रुप कैन ईजिली मूव अराउंड देयर फंड्स. अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा बढ़ रही है तो उससे क्या होता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो भी इजीली अपने फंड्स को मूव कर देते हैं, कि उन्होंने किसी टेररिस्ट को तो भेज दिया पाकिस्तान से इंडिया में, लेकिन अगर इंडिया में अगर उसको पैसे देने हैं तो वो हवाला यूज़ करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग यूज़ करेंगे. डिस्करेजेस एन एथिकल वे ऑफ लाइफ. एक जो एथिकल तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, उसूलों के साथ या ऑनेस्टी के साथ, उसको डिस्करेज करता है. उन लाइक मान लीजिए कोई भी ऑनेस्टली अपना काम कर रहा है, उसको क्या फील होगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया और मेरे को इतने से पैसे मिले हैं, और इस इंसान ने एक दिन में या एक महीने में मेरी ज़िंदगी भर की कमाई से ज़्यादा पैसे कमा लिए. तो उनको लगेगा ना कि वो तरीका सही है कि एक बार कर लो काम. तो इस तरीके से क्या होता है, एथिकल वे ऑफ लाइफ जो है वो डिस्करेज होता है एज ए मटेरियलिस्ट सोसाइटी, और एक मटेरियलिस्ट सोसाइटी बन जाती है. मटेरियलिस्ट क्या होता है कि आप मैटर लाइक कोई भी सामान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो रेदर देन द वैल्यूज़. पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट्स. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, इट इनकरेजेस करप्शन इन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफिशियल्स फेयर नो लीगल एक्शन. लाइक करप्ट ऑफिशियल्स जो हैं उनको लगेगा कोई लीगल एक्शन नहीं होगा तो बच जाएंगे. इट प्रमोट्स क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स. जो मनी है उसको आप वोटिंग में, इलेक्शंस में, इनमें यूज़ करते हो टू फंड द इलेक्शंस इलीगल वेज से. अब देखिए इंडिया में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स हैं वो कौन से हैं, अब ये देखना ज़रूरी है. कुछ लीगल मेजर्स हैं, कौन कौन से लीगल मेजर्स हैं, फिर इंस्टीट्यूशन लाएंगे, फिर PMLA एक्ट आएगा. ठीक है, कितना बच रहा है, चलिए थोड़ा सही है, कंप्लीट करते हैं इसको. अब देखिए लीगल मेजर्स कौन से हैं. मल्टीपल लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू डील विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूडिंग द लॉज. कौन से लॉज हैं, IT एक्ट है 1961 का, ये सिर्फ नाम देख लेना आप, लेकिन एक्ट्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कम्प्लीटली. सिर्फ ये लाइक आप कोई भी आंसर लिखेंगे तो उस टाइम पे आपको मेंशन करने के लिए ज़रूरी लाइक काम आ जाता है. ये IT एक्ट है 1961. इंडिया ने कौन कौन से लीगल मेजर्स ले रखे हैं, IT एक्ट 61, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, NDPS 1985. ठीक है, तो ये सारे भी याद नहीं रखो कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 नाम याद रहने चाहिए लाइक PMLA और FEMA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इनकम टैक्स फ्रॉड्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, इलीगल ट्रांजैक्शन, और NDPS एक्ट. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट टू बी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग देयर हैज़ टू बी अ प्रेडिकेट ऑफेंस दैट इज़ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. अब देखिए कोई भी आपको अगर ऑफेंस प्रूव करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यहाँ पर, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा पहले कि कोई क्राइम हुआ है इसके पीछे. लाइक कोई भी आपने ये बताया मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो कुछ क्राइम भी तो होना चाहिए ना, तभी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, तभी वो पैसा आया है.
अब देखिए इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या हैं, कि इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या होंगे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। सेटिंग अप ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी को सेटअप किया है, एजेंसी टू इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए। ठीक है, अब बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU सेटअप किए हैं। इट इज़ द नोडल इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर कलेक्टिंग एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये जो है FIU यही कोऑपरेट करती है, नोडल एंटिटी टू कोऑपरेट विद द FIUs ऑफ अदर कंट्रीज़। बाकी कंट्री की जो FIUs हैं उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए यही एजेंसी है। ठीक है, RBI हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद सर्टेन रेगुलेटरी पावर्स, RBI को रेगुलेटरी पावर्स दी गई हैं over the banks to ensure their compliance with the anti-money laundering laws. The fourth chapter of PMLA lays the guidelines to be followed by the banks to overcome money laundering, कि banks को क्या guidelines follow करनी चाहिए। SEBI has been provided regulatory powers, कि stock market के अंदर या secondary market में कोई laundered money ना आए, तो उसके लिए regulatory powers दी गई हैं SEBI को। The Prevention of Money Laundering Act 2002, the act was brought into force in 2005 and gives power to ED to enforce the same. ED को पावर्स देता है, कौन सा एक्ट, PMLA एक्ट 2002। इसको 2005 में इन्फोर्स किया था, लेकिन ये एक्ट 2002 का है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लॉ आर एज फॉलोज। क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके? प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेज हैज़ बीन मैंशनड एज शेड्यूल्ड ऑफेंसेज, कि अगर ये ऑफेंसेज हुए हैं, दीज आर द प्री रिक्विजिट टू प्रूव मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। ठीक है, ये ऑफेंस होने ज़रूरी है। पावर ऑफ सर्च, सीजर एंड अरेस्ट इज़ गिवन टू द ED मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। पावर टू अटैच द प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये भी दे रखी है। स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन सेटअप टू डिस्पोज द केसेस स्विफ्टली, जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं उनको जल्दी डिस्पोज करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ बीन सेटअप टू डिसाइड ओवर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। एन अपीलेट अथॉरिटी हैज़ बीन सेटअप टू एंटरटेन द रिप्रेजेंटेशंस अगेंस्ट अटैचमेंट्स। अपीलेट अथॉरिटी बनाई है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाई है। लाइक बाकी डिटेल्स इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ ये लिखना है एग्ज़ाम में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सेटअप किया और अपीलेट अथॉरिटी को भी सेटअप किया है। ठीक है, बिकॉज लाइक प्रीलिम्स में नहीं आता सिक्योरिटी का टॉपिक, ये मेंस का टॉपिक है, तो आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। इट इम्पोजेस सर्टेन कंप्लायंसेस on the financial institutions to detect any suspicious financial transactions, कि compliance भी लाइक उनके ऊपर एक तरीके की जिम्मेदारी भी बनाता है कि जो सस्पिशियस है, जिसके ऊपर आपको शक हो रहा है, उनको डिटेक्ट करो। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रमोट द कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज, कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ से किसी ने क्राइम किया, वो चला गया यहाँ पर, और यहाँ पे जिसने क्राइम किया वो आ गया यहाँ पर, तो दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप हमारे जिसने मनी लॉन्डर किया आपके पास, आप उसकी डिटेल्स हमें दीजिए और हम आपकी डिटेल्स देंगे, आपको जो डिटेल्स चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर रिक्वायर्ड टू सेट अप रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। FIUs बनाए हैं। अब ग्लोबल एफर्ट्स क्या हैं? सबसे पहले FATF, बहुत न्यूज़ में है, अच्छे से याद रखना। G7 कंट्रीज ने बनाई थी FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट लेज आउट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर द मेंबर नेशंस टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, मैकेनिज्म थ्रू विच कोऑर्डिनेशन इज इंश्योर्ड। ठीक है, मैकेनिज्म ले डाउन करते हैं। प्रोवाइड्स टेक्निकल इनपुट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद क्या है? द वियना कन्वेंशन ऑफ 1988, वियना कन्वेंशन भी है 1988 का। फिर कौन सा आता है? वियना कन्वेंशन में क्या है? इलिसिट ट्रेड इन नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, आपको डिटेल्स मत याद रखना,
लेकिन वियना कन्वेंशन पता होना चाहिए क्या है, किस चीज़ में डील करता है। लेकिन आपको सिक्योरिटी वाले टॉपिक में सिर्फ याद रखना है ग्लोबल एफर्ट्स कौन से हैं, FATF, सेटिंग अप ऑफ FATF बाय G7 कंट्रीज, वियना कन्वेंशन ऑफ 1988, UN ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, बेसल नॉर्म्स जो बैंकिंग में थे, इकोनॉमिक्स में देखे थे हमने, एगमोड ग्रुप, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, सेटिंग अप ऑफ UN ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम्स ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये नाम याद रखने हैं आपको। ये ग्लोबल एफर्ट्स जो हैं ये 8 हैं, आपको 3, 4, 5 जितने भी रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे क्वेश्चन के हिसाब से उतने आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं एसोसिएटेड, लाइक कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उनको कॉम्बैट करने में। इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव मेड और हैव बीन अनेबल टू मैच अप विद द स्पीड ऑफ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। लाइक एक कहावत होती है, तू डाल डाल में पात पात, मतलब चोर हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता है। उन्होंने एक कोई भी एजेंसीज है, उन्होंने एक लॉ बनाया, उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया, चोरों ने, क्रिमिनल्स ने नया तरीका ढूंढ लिया, उन्होंने उसको कॉम्बैट करने के लिए एक और लॉ बनाया, तो फिर उन्होंने एक तीसरा तरीका देख लिया। तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रही जिससे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है। लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मान लीजिए क्रिप्टो आई, तो पहले वो टेक्नोलॉजी आई, फिर उसका मिसयूज़ हुआ, तब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इससे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसको, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए फिर गवर्नमेंट अलग रेगुलेशंस लेके आएगी, समझ गए। तो क्या हुआ कि यूज़ तो हुआ ना उसका, क्रिप्टो को लोगों ने यूज़ किया क्राइम को छिपाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। फिर साल, 2 साल, 3 साल बाद जब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लेके आएगी। फिर वो कोई नया तरीका देख लेंगे कि ठीक है वो तरीका बंद हो गया, अब नया तरीका ढूंढो। तो इनोवेशन बहुत होता है इस फील्ड में, मनी लॉन्ड्रिंग में। सम एजेंसीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बट देखो लैक ऑफ कन्वर्जेंस अमॉन्ग देमसेल्व्स। एजेंसीज तो बना दी, 5 एजेंसी बना दी, वो आपस में बात नहीं कर रही। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द बैंकिंग सेक्टर हैज़ फोर्स द बैंक टू लोअर देयर गार्ड। अब देखो बैंक्स क्या होते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है, नए नए बैंक्स आ रहे हैं, सब अलग अलग चीज़ें प्रॉमिस कर रहे हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन बनता है उनके अंदर। बिकॉज बैंक्स भी एक तरीके से कंपनी है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, जो मनी में डील करते हैं। उनका प्रोडक्ट क्या है बैंक्स का, मनी, जिसको ट्रांजैक्शन करना है उनको। तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए उनको अपने सेफगार्ड्स जो हैं वो कम करने पड़ते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक ईजी हो जाता है लोगों के लिए, या क्रिमिनल्स के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है लॉन्डर करना। वेरियस कंट्रीज हैव स्ट्रिक्ट बैंकिंग एंड कॉरपोरेट सीक्रेसी लॉज। जैसे हमने देखा था स्विस बैंक्स हैं, वहाँ के जो सीक्रेसी लॉज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं शेयर करेंगे डिटेल्स। दैट अलाउज द क्रिएशन ऑफ अनोनिमस अकाउंट्स एंड प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर कंट्रीज। वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। लाइक स्विस बैंक्स में नंबर्ड अकाउंट्स होते हैं, सिर्फ एक नंबर होता है, लाइक कोई नाम कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर है और उस अकाउंट में पैसे हैं, और जिसका अकाउंट है वो पैसे निकाल सकता है, फिर उसके अंदर और पैसे ऐड कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही उनके जो सीक्रेसी लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स, पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन है एक PYQ है, एक्सप्लेन हाउ द शेल कंपनीज आर यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, डिस्कस द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू कर्ब द यूज ऑफ शेल कंपनीज इन दिस कंटेक्स्ट। शेल कंपनीज कैसे होती हैं, तो चलिए शेल कंपनीज के बारे में भी देखते हैं। आपको थोड़े से हिंट दे देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, लाइक ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आए हिंट्स देख लेना। और फिर आते हैं हम न्यूअर चैलेंजेस,
टेक्नोलॉजी की वजह से क्या नए चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट पेज है, जल्दी से करते हैं इसको ख़त्म। न्यूअर चैलेंजेस पोस्ड बाय टेक्नोलॉजी दैट इज एडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, इमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी सच एज क्रिप्टो करेंसी, नई फॉर्म के मनी आ रहे हैं, एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, प्रोवाइड्स मच नीडेड अनोनिमिटी। क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ है कि अनोनिमिटी है, पता नहीं है कि किसका अकाउंट है, बस एक नंबर रहता है। एंड सिंस मोस्ट कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रेगुलेशंस ऑन दिस मैटर, इट हैज़ बिकम टू डिफिकल्ट टू कर्टेल द यूज़। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर कानून बने नहीं हैं, क्रिप्टो कैसे टैकल करना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो लोग जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ईजी हो गया कि लाइक गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोसेस तो चाहिए ना, कि इस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया तो आपको टैक्स देना होगा, आपको KYC फिल करना होगा, आपको ये डिटेल्स देनी होंगी, तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने कानून बना ही नहीं है, इसकी वजह से उनके लिए ईजी हो गया। ऑनलाइन और डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, लाइक व्हाट्सएप में आपके पास आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, ठीक है, तो उनको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्रिएशन ऑफ वेरियस एंटिटीज़ लाइक मोज़ेक फोन्सेका दैट एन्जॉय एक्सपर्टीज इन सेटिंग अप शेल कंपनीज एंड एडिंग देयर क्लाइंट्स विद मनी लॉन्ड्रिंग। मोज़ेक फोन्सेका जो है उसके पास एक्सपर्टीज़ है शेल कंपनीज बनाने की। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा। टेरर फाइनेंसिंग हैज़ बिकम a big headache for the enforcement agencies across the world. In this context, discuss the prevalent challenges in countering terror financing and also providing a detailed strategy of how to overcome terror financing. कि टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू ओवरकम मनी लॉन्ड्रिंग। अब हमने ये देखा टेक्नोलॉजी की वजह से चैलेंजेस तो आए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल्स का ही साथ दे, एजेंसीज़ का भी साथ देती है। तो उन्होंने लाइक जो एजेंसीज़ हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है ताकि वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्रैक डाउन कर सकें। सोफेस्टिकेटेड AI बेस्ड टूल्स टू डिटेक्ट सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, ह्यूमन आई से बच जाए, उन्होंने AI को इम्प्लीमेंट किया है। प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन स्क्रीन कस्टमर्स इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स लाइक eKYC कर सकते हैं, कंप्लायंस ज़रूरी कर सकते हैं, KYC कंप्लीट करना। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ कैन आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस रिपोर्टिंग एंटिटीज़, कि जो कंप्लायंस पूरी नहीं कर रहे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। इनेबल्ड क्विक एंड रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद वेरियस FIs, ठीक है, ताकि आप उसको टाइमली रोक पाएँ। कोई भी अगर क्राइम हो रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है तो आप उसको टाइमली रोक पाएँ, उसके लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग करो। अब आगे और क्या कर सकते हैं, लाइक ये तो हमने वो डिस्कस किया जो हो रहा है या फिर जो गवर्नमेंट ने किया है, या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आगे क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, वो अब देखते हैं। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ अच्छी खासी होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी ट्रेन एडिक्वेटली, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो पहचान पाएँ कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, ठीक है। एजेंसीज नीड टू प्रूव predicated offense that need to be investigated either by the state police or CBI, ठीक है। therefore there is need to upgrade the capacity of these agencies। अभी क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं एजेंसीज के पास भी, तो उसकी वजह से हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना होगा। आगे देखिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ द PMLA रिक्वायर्स कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज। हमने एक डिस्कस किया था कि एजेंसीज आपस में बात नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही एक दूसरे के साथ, तो वो कोऑपरेशन लेके आओ। उसके बाद क्या है,
ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम, ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम, सॉरी ट्रांजैक्शनल नहीं, ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम। लाइक दो कंट्रीज़ हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रही। लाइक आप एक कंट्री के अंदर तो कोऑपरेशन ला सकते हैं फिर भी, लेकिन अगर दो कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रही तो कैसे शेयर होगी इन्फॉर्मेशन। और दो कंट्रीज़ फिर भी कोऑपरेट कर ले, लेकिन अगर 20 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उसमें, उस फ्रॉड के अंदर या उस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, तो फिर आप सबसे बात नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड अनलेस cooperation is secured between the security agencies of various countries, combating it would be an uphill task. Simply enacting stringent AML laws is not enough. We need to upgrade the capacity of the security agencies to keep up with the dynamics of money laundering. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लीट होता है। फिर आता है लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा कंसेप्चुअल था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या देखा हमने इस टॉपिक में। ब्लैक मनी के बारे में देखा, ब्लैक मनी क्या होता है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैसे होते हैं ये, इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, या फिर इसके रीजंस क्या हैं कि ये साउथ एशिया में बहुत प्रेवलेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है कि प्लेसमेंट होता है पहले, फिर लेयरिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन होता है फिर से। उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स देखे इसके मनी लॉन्ड्रिंग के, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। फिर AML जो मेजर्स हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं वो देखे। इंडिया वाले में क्या देखे हमने, लीगल मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल, या फिर और तीसरे थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी लिया है। और इस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हमने। फिर आए ग्लोबल एफर्ट्स। ग्लोबल एफर्ट्स कौन से हैं, जिसमें हमने FATF, वियना कन्वेंशन, बेसल, एगमोट, ये सब देखे थे हमने। फिर आते हैं चैलेंजेस एसोसिएटेड, कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अभी। उसके बाद जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से या टेक्नोलॉजी के फैलने से नए चैलेंजेस आए हैं, क्रिप्टो करेंसी है, ये सब हैं। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कम्युनिकेशन, तो इन सब के जो चैलेंजेस आए हैं वो देखिए। और टेक्नोलॉजी ही कैसे हेल्प कर रही है जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी, तो उसके भी हमने तरीके देखे, क्या कैसे यूज़ कर रही हैं जो एजेंसीज़ हैं। उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड देखा कि आगे क्या कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, आगे क्या किया जा सकता है वो देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करते हैं 2 टॉपिक कंप्लीट करने की एक साथ, बट अगर नहीं हो पाए तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक क्वांटिटी ऑफ वीडियोस बढ़ेंगी लेकिन सारे टॉपिक्स अलग रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप रिवाइज़ कीजिए इस टॉपिक को और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली बार हम डिस्कस करेंगे लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।